अस्सलाम वालेकुम। हमने प्लास्टिक एनीमिया कर लिया था। नॉमोसाइटिक एनीमियाज में अब हम हेमोलाइटिक एनीमियाज की तरफ जाएंगे। हेमोलाइटिक एनीमिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सिकल सेल एनीमिया है। और उसके बाद G6PD है, G6PD डेफिशिएंसी है। और कुछ जो है स्मॉल टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे पास पैरासाइटोसिस आ जाता है और PNH आ जाता है। तो हम पहले इनको कवर कर लेंगे, तो फिर जो है ना सिकल सेल एनीमिया और G6PD की डिटेल में जाएंगे। पैरासाइटोसिस जो होता है वो बेसिकली किस वजह से होता है, उसकी कॉज क्या होती है, वही होती है कि जो हमारे पास एनकायरिन है और बीटा स्पेक्ट्रिन है, ये दोनों हमारे पास साइटोस्केलेटन्स होते हैं। जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको मेंटेन रखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है वो डिस्क लाइक होता है। तो डिस्क लाइक होता है और ये स्ट्रक्चर जो है मेंटेन रहता है इन्हीं साइटोस्केलेटन की वजह से, साइटोस्केलेटन प्रोटीन की वजह से। एक तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है, दूसरी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और जो इसकी स्क्वीजिंग एबिलिटी होती है सेल्स की, कि वो बहुत तंग रास्तों से भी आराम से गुजर जाते हैं। तो स्क्वीज करके, तो वो एबिलिटी भी जो है वो यही प्रोटीन, साइटोस्केलेटन प्रोटीन जो है वो मेंटेन रखते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की डेफिशिएंसी होगी, तो हमारे पास स्पेरोसाइटोसिस होगा। ठीक है, इसकी एक सीवियर फॉर्म होती है जिसको हम एलिप्टोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, एलिप्टोसाइटोसिस, सॉरी, एलिप्टोसाइटोसिस ये स्फीयर फॉर्म होती है। इसमें दो प्रोटीन्स, मतलब ये दोनों प्रोटीन्स या इनसे ज्यादा और भी जो कुछ प्रोटीन होती हैं, उनकी भी डेफिशिएंसी हो, तो जो है एलिप्टोसाइटोसिस, उस कंडीशन को हम एलिप्टोसाइटोसिस कहते हैं। उसमें बहुत ज्यादा जो है ना स्फीयर किस्म की जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज भी होगी, और स्ट्रक्चर डैमेज होगा बेसिकली सेल का, और वो बहुत ज्यादा एलिप्टिकल स्ट्रक्चर होगा। तो इसकी स्फीयर फॉर्म को हम एलिप्टोसाइटोसिस कहते हैं, और वैसे हम स्पेरोसाइटोसिस कहते हैं जब किसी एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो। इसमें होता यूं है कि अ, हमारे पास एक तो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे पास डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्फेरोसाइट्स, मतलब कि वो बहुत राउंड शेप में हो जाते हैं। और इनकी जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली, जो सेल वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया आप देखें कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये दोनों कम हो जाएंगे। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो दोनों कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो MCHC है, मतलब मीन कॉर्पसल हीमोग्लोबिन, जो कंसंट्रेशन है, वो आप देखें जब हम उसमें टेस्ट करवाएंगे, CBC करवाएंगे, तो हमारे पास MCHC जो होगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। उसकी वजह ये है कि वॉल्यूम कम हो गया है। ठीक है, सरफेस एरिया कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया है, तो अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन तो वैसे ऑलरेडी उतनी ही थी, ठीक है, जितनी एक नॉर्मल सेल में होती है, RBC में होती है। लेकिन वॉल्यूम कम होने की वजह से उसकी जो मीन कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन की, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया है, तो इस वजह से क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हुई है साथ में, जो हमारे पास स्ट्रक्चर था वो मेंटेन करा था, वाटर और उसको भी मेंटेन करा था, उसके पाथवे को मेंटेन करा था। और इसकी वजह से हमारे पास जो है वो वाटर, क्योंकि हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है हमारा ब्लड, तो वाटर आउटसाइड भी जाएगा, तो उसकी वजह से भी एक तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, सरफेस डिक्रीज हो गया है। तो उसकी वजह से भी कंसंट्रेशन जो है हीमोग्लोबिन की हमें पर जो कॉर्पसल है ना, हर एक एक सेल के अंदर हमें जो मेन कंसंट्रेशन होगी, मेन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वो बड़ी हुई मिलेगी, तो हमें MCHC थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। MCHC की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल रेंज होती है किसी भी 100 ml, मतलब के RBCs में, जब हम काउंट करते हैं उसको लैब में, वो तकरीबन होती है 34 टू हमारे पास 36 जो है ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रेंज होती है। और अगर फॉर सपोज इससे ज्यादा आ रही है, तो मतलब MCHC जो है वो बढ़ा हुआ होगा। ये हम निकालते कैसे हैं, हम ये निकालते हैं एक फॉर्मूले के तहत, जिसमें हम HP को डिवाइड करते हैं हेमाटोक्रिट से। ठीक है, हेमाटोक्रिट से, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि 100 ml से हम जो ब्लड होता है, RBCs होते हैं, उनसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें जो 100 ml का
हीमोग्लोबिन की जो मीन मीन कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाती है। तो हम इजीली इस फॉर्मूले के तहत हम जो है ना एमसीएचसी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास इसकी जो है पैथोफिजियोलॉजी हो गई। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में हम देख लिया कि स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो रहा है, ठीक हो गया, और हमारे पास उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो रही है। ठीक है, तो अब हीमोलाइसिस क्यों होता है इसमें? हीमोलाइसिस इस वजह से होता है क्योंकि अब देख रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चर जो है डिफॉर्म हो गया है, स्फेरोसाइट्स बन गए हैं, गोल मतलब कि बॉल टाइप उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म आ गई है, और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी जो है वो कम्प्रोमाइज हो गई है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जब कंप्रोमाइज हो गई है, तो ये जब भी जो हमारे पास पाथवेज होते हैं स्प्लीन में, जिसको हम रेटिकुलो एंडोथेलियल जो सेल्स होते हैं, और उनके अंदर स्प्लीन के अंदर जो पाथवेज बने होते हैं, या हम कह सकते हैं कि लिवर के अंदर जो पाथवेज बने होते हैं, मेन, क्योंकि स्प्लीन बेसिकली मेन एरिया है, तो हम स्प्लीन को डिस्कस करेंगे। तो स्प्लीन क्या होता है कि हमारे पास बहुत नैरो पाथवेज होते हैं, ठीक है, इधर से सेल्स जो है वो स्क्वीज होके जाते हैं। वो इसी वजह से बने होते हैं नैरो पाथवेज, क्योंकि हम बेसिकली देखते हैं कि सेल वल्नरेबल तो नहीं है, तो वल्नरेबल है तो यहाँ पे ही वो टूट जाएगा, और जो उसका हीमोग्लोबिन है, मतलब कि फ्री एचबी है, वो जो है ब्लड में नहीं जा सकेगी, वो इजीली यहीं पर ट्रैप होके मैक्रोफेजेस के थ्रू जो है वो लिवर के थ्रू जाएगी, ठीक है। लेकिन बाकी जो मतलब हीमोलाइसिस होगा, इस हीमोलाइसिस को हम कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर है, मतलब कि वेसल्स के बाहर हो रहा है। तो स्प्लीन में हो रहा है तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्फेरोसाइटोसिस जो स्फेरोसाइट्स हैं, यहाँ पर आएंगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज है, तो यहाँ पे वो स्क्वीज नहीं हो सकेंगे, तो इस नैरो पाथवे को वो कभी भी जो है वो इजीली पास नहीं कर सकेंगे, यहीं पे वो स्टक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, माइक्रोफेजेस आके उनको जो है रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हीमोलाइसिस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही होती है, उस हीमोलाइसिस को हम एक्स्ट्रा हीमोलाइसिस कह रहे हैं। बेसिकली हम जब हीमोलाइटिक एनीमियाज को डिस्कस करते हैं, तो हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो एक्स्ट्रावेस्कुलर जो हिमोलाइसिस होती है उसकी बेस पे, और एक जो इंट्रावेस्कुलर होती है उसकी बेस पे। इंट्रावेस्कुलर में हमारे पास जो हिमोलाइसिस होगा, जाहिर बात है कि हीमोग्लोबिन फ्री वो आपके ब्लड में पूरी तरह से सर्कुलेट कर रही होगी। तो फ्री हीमोग्लोबिन जो होती है वो नुकसानदेह होती है, और वो इजीली वो मूव कर रही होगी आपके ब्लड में, और फिर आपको जो यूरिन है वो उसमें भी जो है ना हीमोग्लोबिन आ रही होगी, ठीक है, फ्री हीमोग्लोबिन आ रही होगी। तो एक तो ये बात होगी, और एक्स्ट्रा वेस्कुलर में हमारे पास जो है वो फ्रीली बाहर जो है ना नहीं फिर रही होती फ्री हीमोग्लोबिन। तो एक ये डिफरेंस आ जाता है। तो स्प्लीन में जब भी ब्लड टूट रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा जो टूट रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, स्प्लीन में गैली हो रही होगी। ठीक है, तो स्प्लीनोमेगाली इसमें बहुत कॉमन है, ठीक है, एक मेन फीचर है स्फेरोसाइटोसिस का कि इसमें स्प्लीनोमेगाली होती है। ठीक है, जो मेन फीचर्स हैं, अगर हम इसके लिए लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, एक तो हमें इंक्रीज क्या मिलता है, एमसीएचसी मिलता है। दूसरा हम इसका एक डायग्नोस्टिक क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम उसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करवाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वो जो सेल्स होते हैं वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, वाटर इनसाइड जाता है, और क्योंकि उसकी सेल वॉल भी इतनी कोई स्ट्रांग नहीं होती, और जब वाटर इनसाइड बहुत ज्यादा जाएगा तो ये बर्स्ट आउट हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है ये स्फेरोसाइटोसिस हुई हुई है। ठीक है, हम इसमें या तो नॉर्मल फिनाइल एसीटोनिक सोल्यूशन डालते हैं या हाइपोटोनिक डालते हैं। तो इसमें हम फ्रेजिलिटी देखते हैं कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी कितनी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें हम ये इसे जो दो हम टेस्ट करवाते हैं, मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है, और जो दूसरा हम देखते हैं एमसीएचसी बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, सीबीसी हम ऐसे कराएंगे तो एचपी भी लो आएगा, ठीक है, और इसमें ये चीजें भी आएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो कैटेगरीज आती हैं वो ये आती है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है 75% जो
केसेस आते हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, और ऑटोसोमल रिसेसिव केसेस बहुत कम होते हैं, माइनर होते हैं, और 25% होते हैं। तो ये दो कैटेगरीज जो है वो डेरिवेटिव में बताई हुई है। ठीक है, एक आपने ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलाइसिस होता है इसमें, स्पेरोसाइटोसिस में। ठीक है, और जो हमने ये टेस्ट देखा, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ये होता है मेन इसका। और इसकी जो हमारे पास मैनेजमेंट होती है उसमें हमने क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, साइंस में हम आपके पास हमेशा आपको साइंस में आपको हमेशा क्या मिलेगा कि हाइपर बिलीरुबिनिया जो है ना, माइल्ड माइल्ड नहीं मिलेगा, और साथ साथ में एनीमिया मिलेगा। ठीक है, स्प्लीनोमेगाली मिलेगी। ठीक है, ये इसका मेन फीचर्स हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो क्या होते हैं इसमें, कि इसमें स्प्लीनोमेगाली मिलेगी। दूसरा इसमें क्योंकि जो आरबीसी जब टूट रहे हैं तो हाइपर बिलीरुबिनिया मिलेगा। ठीक है, मतलब कि और इसके साथ साथ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक भी थोड़े से डिस्टर्ब होंगे इसके, और स्प्लीनोमेगाली होगी, हाइपर बिलीरुबिनिया होगा, और इसके अलावा इसको जो है ना एनीमिया होगा। ठीक है, तो हमें इस हाइपरबिलिरुबिनीमिया और एनीमिया से पता चल जाएगा कि हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है, बेसिकली हीमोलाइसिस हो रहा है। तो हीमोलाइसिस अगर हो रहा है तो ये इसकी क्या वजह है, कौन सा हम हीमोलाइटिक एनीमिया इसको है, वो हम उसकी जो है ना टेस्ट करवा के जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हीमोलाइटिक एनीमिया है। इसके बाद हम मैनेजमेंट पे आ जाते हैं इसकी। ठीक है, अब मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होता है कि हमने एक तो इसको फॉलिक एसिड तो देना ही देना है। ठीक है, फॉलिक एसिड देंगे जो कि बी नाइन है। ठीक है, विटामिन बी नाइन है। और इसके साथ साथ हम इसकी डोज 5 mg देते हैं ओरली। ठीक है, क्योंकि ब्लड इसका जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो हमें इसकी डेफिशिएंसी की भी खतरा होता है, और साथ में क्योंकि और सर्व करने होते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम इसको फॉलिक एसिड देंगे। उसके साथ साथ हम इसको अगर स्पेयर एनीमिया हुआ होगा, मतलब कि अगर इसको बहुत ज़्यादा एनीमिया, 7 से कम एचबी है। ठीक है, 7 से कम एचबी हमेशा जब भी रूल है ये, 7 से कम एचबी होगा तो हम इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो हम इसकी मैनेजमेंट में एक चीज़ करते हैं कि जब अगर स्वेयर हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है इसको, और बहुत ज़्यादा आरबीसी टूट रहे हैं, स्प्लीनोमेगाली भी हो गई है, तो इसका जो हम एट द एज अबव 6 ईयर, अबव 6 ईयर्स जो होते हैं, हम इसके स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं। ठीक है, स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं अबव 6 ईयर्स एज में, क्योंकि ये मेन कॉज होती है, स्प्लीन मेन कॉज होती है कि ब्लड सेल्स टूट रहे हैं, तो स्प्लीन नहीं होगी तो जो सेल्स हैं वो कुछ उनकी जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और इस तरीके से वो पेशेंट जो है थोड़ा सा बहुत स्वेयर एनीमिया से बच जाएगा। और उसके अलावा जो उसको जॉन्डिस टाइप और हाइपरबिलिरुबिnemia हो रहा है उससे भी बच जाएगा। तो हम स्प्लीनेक्टमी इसकी 6 ईयर से अबव कर देंगे। स्प्लीनेक्टमी के लिए आपने याद रखना है कि स्प्लीनेक्टमी के बाद हम क्या देते हैं इसको, हम स्प्लीनेक्टमी जब हो जाती है तो हमने इसको स्प्लीनेक्टमी से पहले भी और स्प्लीनेक्टमी के बाद भी हमने वैक्सीनेशन का प्रॉपर ख्याल रखना होता है, जिसमें हम एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है, उसकी उसके लिए देते हैं। ठीक है, और निमोकोकल वैक्सीन देते हैं, और मेनिनोकोकल। ये तीनों वैक्सीन जो है हमने कवर करनी होती हैं। जो पूरी जिंदगी होता है वो उसमें नेटिंग के साथ पेशेंट, उसमें हम ये तीनों वैक्सीन जो है रिपीट करवाते हैं। ठीक है, कुछ 2 ईयर्स के बाद होती हैं और कुछ 5 ईयर्स के बाद होती हैं, हमें ये रिपीट करवानी होती है हमेशा। और ये हमेशा के लिए उसको गाइडलाइन दे दी जाती है कि ये तीनों वैक्सीन वो बार बार रिपीट करवाएगा आफ्टर 2 ईयर्स और 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमने वैक्सीन याद रखनी है। ये हमारा स्पेरोसाइटोसिस तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब पीएनएच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पैरोक्सिसोमल नocturnal जो हेमोलाइसिस होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, ये एक तो ये आपने याद रखना है कि ये इंट्रावेस्कुलर है, नॉट एक्स्ट्रावेस्कुलर।
ठीक है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस है, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होता है इसमें। और इसमें बेसिकली जो वजह होती है वो ये होती है कि जो पिगा जीन होता है, पिगा जीन, पिगा जीन जो होता है इसमें म्यूटेशन होती है। और म्यूटेशन बेसिकली इस म्यूटेशन की वजह से जो हमारे पास एक एंजाइम कह सकते हैं, या हाँ एंजाइम या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है, ग्लाइकोफॉस्फेटिडाइल नॉसिट्रल, ठीक है। ये एक जो है ना हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक हो गया, बहुत बड़ा नाम है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी हमारे पास डेफिशिएंसी होती है। और ये बेसिकली इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो आरबीसीज हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो सिस्टम है हमारे पास मीडिएटेड, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिएटेड जो लाइसिस है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिएटेड लाइसिस, उसके लिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है आरबीसीज। अगर आरबीसीज के पास इसकी डेफिशिएंसी है तो हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है, मेडिएटेड सिस्टम होता है, उसके से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा कि जब भी उसका आरबीसी का उसके साथ सामना होगा, क्योंकि वो ब्लड में जब भी वेन्स में वो ट्रेवल कर रहा है तो उसका सामना इनसे होगा ही होगा, और जब भी सामना होगा तो ये बहुत ज़्यादा उससे सेंसिटिव होगा, और उसकी वजह से इसके अंदर जो सेल है वो लाइसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रेगुलेट करता है कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम इस आरबीसीज को ना छेड़े, ना इसको जो है वो तोड़े। तो ये जब नहीं होगा तो ये रेगुलेशन नहीं होगी, और जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम CD55 और CD59, ठीक है, ये दोनों हमारे पास बेसिकली हेमोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है। और इसमें नक्टर्नल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी मॉर्निंग में वो पेशेंट यूरिन करता है तो उसका यूरिन जो होता है वो डार्क होता है मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसको रात में जो है ना हिमोलाइसिस हुई है, इस वजह से मॉर्निंग में इसका डार्क यूरिन आ रहा है। डार्क रीन क्यों आ रहा होता है, बेसिकली हिमोलाइटिक हुई हिमोलाइसिस हुआ होता है, तो जो बिलीरुबिनिया है वो होता है, बिलीरुबिन जो है वो यूरिन में आ रहा होता है, तो इसी वजह से डार्क रीन आ रहा होता है, ठीक है। उसकी वजह ये नहीं है कि रात में कोई बहुत ज्यादा हिमोलाइसिस हो रही होती है और दिन में नहीं हो रही होती, इसकी वजह ये होती है कि क्योंकि रात में जो पेशेंट है, जो पेशेंट है वो ना तो वाटर इनटेक कर रहा होता है, ठीक है, वाटर इनटेक नहीं कर रहा होता है, एक तो वाटर इनटेक उसका रात में नहीं होता, कम होता है, ठीक है। और दूसरा जो हीमोलाइसिस हो रही है रात में, ठीक है, वो रात में जो होती है वो कंसंट्रेशन जो है ना उसकी इंक्रीज होती जाती है, मतलब कि यूरिन की जो कंसंट्रेशन है बिलीरुबिन की यूरिन में, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि वाटर इनटेक नहीं हो रहा और वो हीमोलाइसिस तो वैसे ही हो रहा है, तो वो जो है वो बार बार यूरिन में कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी उसकी, ठीक है। और जब डे टाइम में मॉर्निंग टाइम में यूरिन करेगा तो वो डार्क होगा, लेकिन जैसे ही वो जाहिर बात है दिन में वाटर इनटेक करेगा, और साथ में जो वाटर इनटेक की वजह से जो डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा, ठीक है, डाइल्यूट यूरिन होगा, और जो किडनीज हैं वो अपना डाइल्यूट यूरिन जो है वो पास करेगी, ठीक है। तो उसमें वो कलर इतना ज्यादा आपको वाजिब फर्क नहीं नजर आएगा, डार्क नहीं नजर आएगा, ठीक है, लेकिन मॉर्निंग टाइम में बहुत ज्यादा डार्क होगा। तो पेशेंट आएगा तो आपको यही कंप्लेन करेगा कि मॉर्निंग टाइम में उसका यूरिन जो है वो डार्क होता है, ठीक है। तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हमारे पास यूरिन की कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा होता है, और उसके साथ बिलिरुबिन की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो डार्क आता है। डे टाइम में वो वाटर इनटेक कर रहा होता है तो उसमें इसको फर्क महसूस नहीं होता, ठीक है। तो इसके बेसिकली हम जो ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं है, और ना ही इतना कोई इम्पोर्टेंट है, ये बस इसकी एमसीक्यूज बेस्ड इम्पोर्टेंस है कि मॉर्निंग टाइम में क्यों आता है, डार्क ग्रीन क्यों आता है, और डायग्नोस्टिक एक ये क्राइटेरिया है, मतलब डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि मॉर्निंग टाइम जो है मॉर्निंग यूरिन जो है वो डार्क होता है। इसके ट्रीटमेंट में जो है एक तो अगर बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस हो रही है तो हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे, उसी रूल की बेसिस पे कि लेस देन 7 पे हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे। उसके अलावा फॉलिक एसिड हमने देना है। उसके अलावा हमने जो यहाँ पर
एंटी मोनोक्लोनल जो हमारे पास होती हैं ड्रग्स, वो देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए जो है वो अच्छी साबित होती है, एंटी मोनोक्लोनल जो ड्रग्स हैं, जिसमें हमारे पास एक जीन है। ठीक है, और ठीक है, एक्यूलिज्युमैब है। ठीक है, इस तरह से जो ड्रग्स हैं हमारे पास एंटी मोनोक्लोनल, वो इसके लिए इफेक्टिव हैं, वो भी हम इसको देते हैं। ये हमारे पास PNHP कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।